नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के उस मुद्दे पर, उस विषय पर जिस पर कि देश का संपूर्ण मीडिया अपना ध्यान लगा चुका है। देश ही नहीं बल्कि विदेश वाले भी इस खबर की ओर अपनी नज़रें गड़ा कर बैठे हैं कि आखिर क्या होगा जेएनयू के मसले पर। कल ही हमें जानकारी मिली थी कि एचआरडी मंत्रालय और जेएनयू एसयू की एक बैठक चल रही थी। इस बैठक के बाद जेएनयू एसयू ने साफ कहा था कि प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि मंत्रालय ने जो मांगे मानने के लिए जेएनयू एसयू के सामने प्रस्ताव रखे, जेएनयू एसयू ने उस तरह से पूरा करने के एवज में किस तरीके की बात करी, क्या पूरा मामला हुआ और कितने तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जेएनयू का प्रोटेस्ट आखिर क्या है, इसे जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे द लोकनीति के एडिटर आदित्य जी। और आदित्य जी को इस प्रोग्राम में शामिल करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि उन्होंने जेएनयू, डीयू और दिल्ली के स्टूडेंट यूनियन पर काफ़ी रिसर्च भी करी है। स्वयं दिल्ली में आप पढ़े भी हैं। आपसे जानना चाह रहे हैं, जब देश का एक वर्ग देखता है जेएनयू को, बहुत लोग बोलते हैं कि फ्री सब्सिडी पर पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। किस तरह से इसको देखते हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो ये बहुत गलत बात है, फ्री सब्सिडी पे पढ़ाई कर रहे हैं जी। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी डेमोक्रेसी में जी। किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में जी। शिक्षा को लेकर सरकार को जी। एक कुछ इस तरह का लिबरल होना पड़ेगा या होना चाहिए जिसमें उनको आर्थिक समस्या बच्चों को ना झेलनी पड़े या आर्थिक प्रेशर में वो ना आए। जी। सबसे जरूरी चीज़ है। जेएनयू की जहाँ तक बात रही, वहाँ पर 10 रुपए का जो मॉडल था उसके लिए जेएनयू को पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में कोट किया जाता है। बिल्कुल भारत बिल्कुल में एक ऐसी संस्था है जो 10 रुपए के मॉडल पे काम। बिल्कुल। और उस 10 रुपए पे मॉडल पे पढ़ने के लिए ये नहीं कि आप गरीब हैं तो आप 10 रुपए के मॉडल में पढ़ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, सही बात है। उस 10 रुपए के मॉडल में पढ़ना इज अ बैच ऑफ ऑनर फॉर एनी स्टूडेंट। जी। एक अमीर का लड़का भी अगर जेएनयू में 10 रुपए के मॉडल में पढ़ रहा है तो उसके लिए बैच ऑफ ऑनर है, क्योंकि वो जेएनयू में पढ़ रहा है। मैंने कल सर ट्विटर और फेसबुक पर मैंने बहुत कल रिसर्च करा, देखा मैंने, लोगों को लेकर जो एक नैरेटिव है जेएनयू छात्रों को लेकर, वो ये लगता है कि भाई 30 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 35 साल का पढ़ रहा है, 40 साल का पढ़ रहा है, हम लोग 20 साल के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सेना में भर्ती होने वाले लोग ज़्यादा अच्छे हैं जेएनयू वाले। ये क्या चीज़ें हैं, इसको किस तरह से समझना चाहिए? तो आपका प्रश्न जो है वो 20 साल और 40 साल की उम्र वाली जो बात है। जी जी। जेएनयू भारत की एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको हम एक जनरल आर्ट यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। अच्छा। वो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको हम रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। और भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में उसके रिसर्च पढ़े जाते हैं। उसके रिसर्च पेपर्स आप देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड में रखे होते हैं जी। उसके रिसर्च पेपर्स बहुत अच्छी अच्छी किताबों में कोट जी किए जी जाते हैं। जी। तो प्रश्न ये है कि शोध करने के लिए हर आदमी का अपना एक जीवन प्लान होता है, लाइफ प्लान होता है कि आपने एमए कर लिया, आप नौकरी में लग गए, बच्चे बच्चे हो गए आपके, अब आप थोड़ा सा फ्री महसूस कर रहे हैं तो आपने कहा कि ठीक है, थोड़ा सेटल्ड है, कुछ कमा लिए हैं, घर में सब ठीक है, कुछ दिन टीचिंग कर लिए, अब रिसर्च करते हैं। तो वो रिसर्च करने के लिए जेएनयू में अप्लाई किए। बिल्कुल। उन्होंने जी नेट निकाला, जेआरएफ निकाला और जो भी एंट्रेंस प्रक्रिया उसको पूरी की और वहाँ गए मेरिट का। जी। या कोई ऐसा बच्चा है जो पहले टीचिंग करने के बाद 10 साल 5 साल को लगा कि मैं थोड़ा हेल्दी हो गया दिमाग से, क्योंकि रिसर्च इज समथिंग जिसमें आपको बहुत सारा डीप स्टडी करना पड़ता है जी, तभी आकर के आपकी रिसर्च टॉपिक सबमिट होगी। रिसर्च बहुत बड़ी बात की स्टेज है। बिल्कुल। रिसर्च टॉपिक तक पहुंचने के लिए आपको कि हम किस विषय पे जो है शोध करें जी। और कोई भी टॉपिक जब आप सिलेक्ट करते हैं तो सामने वाला उसको काउंटर करता है उसके प्रेजेंटेशन में। सही बात है। उसको डिफेंड करना पड़ता है। उस डिफेंड करने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे लैंग्वेज है जैसे मान लीजिए कोई वहां पर लैंग्वेज में रिसर्च कर रहा है तो लैंग्वेज में रिसर्च छोटी चीज है, ये एमए के तुरंत बाद तो हो नहीं सकती। तो उम्र का दायरा दायरा बढ़ जाता है। यहीं तो कोई वहां पर ऐसा नहीं ड्यूरेशन से ज्यादा रुक रहा है। अगर ड्यूरेशन से ज्यादा रुक रहा है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेशन उस पे एक्शन ले, नाम लाए, इनरोल्ड बच्चों का बताए कि बच्चे यहाँ 5 साल से आ रहे हैं, उस पे जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो अपनी लॉज है उसके तहत कार्रवाई की जाए। डिसिप्लिन नॉर्म्स जो है, या बाहर अगर आप पुलिस में एफआईआर देना चाहते हैं, अगर आपके नॉर्म्स में फिट बैठ रहा है तो बाहर पुलिस में एफआईआर दें। लेकिन ये कहना कि वहाँ 40 साल 45 साल बच्चे जाके रुकते हैं टिकते हैं
तो भैया माफ करिए, वो बरकतुल्ला का भोपाल में बरकतुल्ला और उत्तर प्रदेश में अवध यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नहीं है जहाँ पर 40 साल 45 साल 50 साल लोग रह करके चुनाव लड़ते हैं, उनको नेताओं का संरक्षण रहता है। तो जहाँ पर रह रहे हैं उसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पर नहीं रहे उसकी चर्चा कर, उसकी चर्चा कर कोई और नहीं बना रहा है। नैरेटिव बहुत सुनिश्चित ढंग से सत्तारूढ़ दल बना रही है, ये सबको पता है, या उस माइंडसेट जो राइट विंग आउटफिट है वो लोग बना रहे हैं, भी सबको पता है। और नैरेटिव चूंकि मीडिया बहुत शार्प काम नहीं कर रहा और है, बनाकर उसको ट्विटर और फेसबुक पे डाल दिया जाता है। तो ये बात आप दर्शकों के लिए जानना भी जरूरी है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि उम्र के पड़ाव को समझाया जाए। बहुत अच्छे से सर ने समझाया कि किस तरह से वहाँ पर जो उम्र को लेकर एक नैरेटिव फैलाया जाता है, इसको आपने समझा। सबसे मुख्य क्वेश्चन, लोग कहते हैं कि भाई मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ। आज मैंने एक प्रमुख समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक सर्वे करवाया गया था, भोपाल की बात कर रहा हूँ, और उसमें 4-5 लोगों के मैंने लेख पढ़े। तो वो एक बंदी ने ये लिखा कि भाई मैं 25 साल की हूँ, MPPSC की तैयारी कर रही हूँ, और ट्यूशन फीस अपना जुटाने के लिए मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन लेती हूँ, और उससे जो पैसा मिलता है अपना निर्वहन कर रही हूँ। तो जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो JNU के छात्रों को भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए। और जब व्यक्ति 20-25 साल का हो जाता है तो उसके अंदर इतना अक्ल और उसके अंदर काबिलियत जो है आ जाती है इस चीज को लेकर, केवल इस चीज को लेकर। ये जो आपको ये मैंने एक दो चीजें, दो जब तथ्य रखते हैं ना, तर्क जब रखते हैं, बिल्कुल, तो उसमें दो चीजें होती हैं जी। एक तो उसमें फैक्ट्स होते हैं, और कभी कभी तथ्य ऐसा होता है जो हम तर्क रख रहे होते हैं उसमें फैक्ट्स यानी तथ्य कम होता है, उसमें इमोशंस होते हैं। और हर आदमी की अपने इमोशन की कद्र होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई आदमी इस तरह कह रहा है कि हम बहुत मेहनत करके ट्यूशन पढ़ा करके अपनी कोचिंग ले रहे हैं, मतलब हम कम उम्र के हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी करिए ना मेहनत। फॉल्ट JNU के स्टूडेंट्स का नहीं है, ये फॉल्ट सिस्टम का है कि सिस्टम ने उनको इस लायक बना दिया है कि बेचारों को ट्यूशन लेनी पड़ रही है। अगर मध्य प्रदेश सरकार अपने बच्चों को फ्री ट्यूशन की व्यवस्था कर दे कि हमारे बच्चे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो एंट्रेंस दें, हम 15 इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, 15 स्टूडेंट, बताइए कितना बजट लग जाएगा। सरकार का जो टोटल किसी प्रदेश का जो एक साल भर का आम बजट होता है उसका कौन सा हिस्सा आप खर्च करेंगे तब जाकर के आप 15 इंस्टीट्यूट IAS लेवल का खोल पाएंगे UPSC के लिए। बजट का जो 0.2% भी खर्च नहीं होने वाला है, इतना बड़ा बजट होता है, हजारों करोड़ का बजट होता है साहब। लेकिन आपने बच्चों को वहां भटकने के लिए छोड़ दिया, तो वो बच्चा बेचारा मेहनत कर रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है फिजिकली, उसको मतलब ये वो तो कॉन्सेंट्रेट करके वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो आपका वो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा जी? वो 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए किलो जो इतनी मेहनत कर रहा है जी, वो कैसे प्रोडक्ट निकलेगा? जब 5 घंटे आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए, 4 घंटे अपने निजी काम कर लीजिए, लेट मी कंप्लीट इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, उसको समझाना पड़ेगा। 14-15 घंटे अपने जीवन में आप काम करते हैं, पढ़ाना उड़ाना आपका निजी दिनचर्या, आपका कॉलेज जी, किसी भी एक अच्छे रिसर्च शोधकर्ता बनने के लिए, एकदम दो राय में आपको नहीं है इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक अच्छा शोधकर्ता बनने के लिए, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए जो सिविल एग्जाम्स निकाल दे, इतना हाई कंपटीशन है, इतना वास्ट सिलेबस है उसके लिए आपको 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी पड़ती है। आप किसी भी रिसर्च स्टूडेंट से, या प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, या किसी UPSC वाले जो मेहनत कर रहे हैं उनसे आप जाके बात करें, 10 से 12 घंटा या कम से कम 6 घंटे की स्टडी चाहिए जी। अब वो आदमी जो है थोड़ा हैरेस्ड फील कर रहा है, उसको पैसे की समस्या है, ना खा पा रहा है, ना जो है ना उसके स्वास्थ्य से दूध नहीं पी पा रहा है, हेल्दी खाना नहीं खा पा रहा है, वो अपने स्वास्थ्य से भी परेशान है, वो दिमाग से भी स्थिर नहीं। सही बात है। तो एक अच्छा एक जो होता है परिपूर्ण परिपक्व विद्यार्थी, जिनको आप समूचे मतलब होता है कि आप उनको पूरी तरह से एक आमूल चूल डेवलपमेंट जिसकी बात होती है जी, वो आप अपने स्टूडेंट का नहीं कर पा रहे। कौन नहीं कर पा रहा है? ये सिस्टम नहीं कर पा रहा है, सरकारें नहीं कर पा रही है। लेकिन जो सरकार जिसने कभी सोचा होगा कि ठीक है ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ पर बच्चा खाली फ्री माइंड होकर के पढ़े। JNU का उद्देश्य नहीं है कि आपको फ्री में पढ़ाएं, JNU का उद्देश्य यह है कि आप फ्री माइंड होकर शोध करें, शोध करके पढ़ें, और उसके लिए आप पे कोई प्रेशर ना हो। तो JNU ने कहा हम ऐसा इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, उस समय के लोगों ने, जब ये JNU फाउंड हुआ 50s में, कि हम ऐसा इंस्टीट्यूट खोलेंगे कि जो है जिसमें सब कुछ फ्री होगा, और उसी चीज को चर्चा का विषय बनाया जाता है। भाई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ सब कुछ फ्री है, सबके लिए फ्री जी, बिल्कुल। तो ये सिस्टम का फॉल्ट है ना, लोगों को JNU के स्टूडेंट से सवाल नहीं करना है, बिल्कुल। लोगों को अपने सरकारों से करना है कि उनका भी फ्री करो, हमारा भी फ्री करो। डेमोक्रेसी में शिक्षा, एजुकेशन मस्ट बी द फंडामेंटल राइट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे यूजर्स ने एक दूसरा सवाल पूछा कि वो ये बोलते हैं कि भाई जो BPL धारक हैं, जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, जिनके घर की आय जो है वो कम है, उनको फीस जो है चुकाने में सरकार सब्सिडी दे, लेकिन जो अच्छे घर से आ रहे हैं, मजबूत घर से आ रहे हैं,
उनको सब्सिडी देना कितना उचित है, ये सवाल है हमारे यूजर्स का। जो मजबूत घर से आ रहे हैं जी, अब ये मैं डेटा बेस्ड बात कर रहा हूँ, ऐसा जो जातिगत टिप्पणी वाली बात नहीं। जी जी जी, जो मजबूत बताइए घर से आ रहे बताइए। हैं, जी, जो संपन्न है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, आप वहाँ से उठा लीजिए। मिडिल क्लास फैमिलीज में नंबर ऑफ पीपल हु बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी निकाल लीजिए, उनका परसेंटेज, नंबर ऑफ पीपल्स हु बिलोंग्स टू ओबीसी और एससी और एसटी जी, या अल्पसंख्यक से आते हैं। जी, जो मिडिल क्लास फैमिली का ये ग्राफ आप पाएंगे तो उसमें आप जनरल कैटेगरी के लोगों का परसेंटेज ज़्यादा पाएंगे। भारत में वो चीज़ें हो सकता हो अब कम होना शुरू हुई है, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पहले भी जो जातीय डोमिनेशन था, कास्टिज्म वाला डोमिनेशन जो था, भारत का इतिहास है, ऐसा आपने पढ़ा है। बिल्कुल, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य, वर्ण व्यवस्था थी, ये लोग ऊपर थे। तो इतिहास डायनेस्टी की वजह से वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जाहिर सी बात है, मेहनत नहीं करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, और धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं कहीं काम भी हो रहा है। इसके लिए जनता काम करे, सरकारें नहीं काम कर रही है, तो इसमें थोड़ा परिवर्तन तो जरूर आया है, लेकिन अभी भी संपन्न लोग कौन है? जनरल कैटेगरी के लोग हैं ज्यादातर जी। अब आप कह रहे हैं कि गरीबों का माफ कर दो, जनरल कैटेगरी वालों को माफ मत करो, ये कौन कह रहा है? सिंपल सी बात है। नहीं, जनरल कैटेगरी नहीं, वो कह रहे हैं कि जिनके घर की आय ठीक है। आप ये कह रहे हो कि भाई जिनके घर की आय ठीक है उसमें, लेकिन है वो लोग ज्यादा, मैं इसको इसलिए कह रहा था, उसमें वो लोग ज्यादा हैं जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। ऐसे 3-4 ऊपर के लोग हैं जिसमें ज्यादा है उस कैटेगरी में, ठीक। लेकिन आप कह रहे हैं उनका मत माफ करो और गरीबों का माफ कर दो। जी, आप यही तो कहना चाह रहे हैं। जी जी। तो कुल ये सवाल है, यूजर्स के सवाल, ये सवाल है उनका। तो क्वेश्चन ये है भैया कि आप किसी भी वर्ग से आते हैं, ये शिक्षा जो है प्रोडक्ट नहीं है कि आप मुझे 20 रुपए दीजिए ले जाइए। आप इसको मंडी में लगा के भाव नहीं बेचोगे। शिक्षा इज रिक्वायरमेंट, और वहां पर जो आप उसको दे रहे हैं वो प्रिविलेज नहीं है। शब्दों पे गौर करिए, प्रिविलेज नहीं, वो राइट है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द प्रिविलेज एंड राइट। ठीक है। तो जेएनयू गिव्स यू राइट टू सस्टेन इन 10 रुपीज। ये कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा है उनके लिए स्पेशल। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, शिक्षा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप 10 रुपए में हमको बेच देंगे, मैं खरीद लूंगा। शिक्षा सर्विस है, शिक्षा जरूरत है, और वो सर्विस, वो जरूरत सरकार पूरी करे। उसके लिए किसी को ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। आपको जो बेचना हो बेचिए। आप मारुति कार से बेचिए, बनाइए, आपने बेच दिया, 90s में नीलाम हो गई। मारुति सरकारी पब्लिक सेक्टर कंपनी थी जी। आप भारत पेट्रोलियम बेच रहे हो जी। जो प्रोडक्ट बेचने वाला आप उसको बेच नहीं रहे हो, आप बीएचईएल बेच दो। आप जो है ये बंद कर दो फैक्ट्री, जितने आपको युद्ध बना सामान बनाने वाली जी जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उनको बंद कर दो। जो प्रोडक्ट बेचने वाला है उसको मत बेचो, और जो आदमी की जरूरत है, जो हर चीज हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए, उसको आप प्रोडक्ट बना दो। किसके लिए? एक कैटेगरी पे करे, दूसरा कैटेगरी ना करे। बिल्कुल। एक तरफ तो आप रिजर्वेशन का विरोध करते हो जी, एक तरफ आप रिजर्वेशन लेके आ रहे हो। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या? एक तरफ तो कहते हो कि दलित मुसलमान के नाम पे किसी को कोई अधिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये कौन कहता है? ये कौन कह रहा है? यही लोग कह रहे हैं ना। अभी आप लिख दीजिए आरक्षण के खिलाफ, यही लोग आपसे कमेंट करने लग जाएंगे कि भाई जाति के आधार पे कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ आप जाति के आधार पे लोगों को कह रहे हो कि गरीबों को, तो गरीब कौन है भैया? इस देश में गरीब कौन है? दलित के पास कितने खेत हैं? दलित कितना कमा रहा है? 97% प्रोफेसर एकेडमिक्स में बैठे हैं जनरल, हर जगह अधिकारी हैं जनरल। दूसरे तरफ पहुंच रहे हैं। और अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जेएनयू को लेकर एक ऐसा नैरेटिव सेट है पहले से। कुछ लोग जेएनयू के समर्थन में बात करते हैं तो कुछ विरोध में। जो समर्थन में है वो पूरा समर्थन में रहते हैं, और जो विरोध में है वो पूरे विरोध में। तो हम बात करते हैं विरोध वालों की। विरोध वाले ये बोलते हैं कि भैया इनको जो सब्सिडी पे अपन ने बात करी ली। दूसरा और विषय ये है कि ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये आतंकित समाज को बुनने वाला एक मटेरियल तैयार कर रहे हैं। ये लोग नक्सलिज्म को बढ़ावा देते हैं, ये लोग माओ वाले हैं। और मैं अगर हम किसी का नाम लें मतलब, तो इसी तरह तो खैर, तो आपको और बोलते हैं कि अश्लीलता को बढ़ावा देता है जेएनयू। जेएनयू का माहौल जो है वो अश्लील है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आते हैं कि आपने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? पहला सवाल तो ये था कि ये लोग नक्सलिज्म को और देश को बांटने वाले सबसे पहले पढ़ते नहीं है। हाँ, पढ़ाई के नाम पर ये सब हो रहा है। पढ़ाई के नाम पे जी। सबसे पहले से बता देता हूँ, भारत के जो टॉप 1000 रिसर्च पेपर हो जी, उसमें से कितना % जेएनयू का आप निकाल लीजिए। भारत के टॉप 1000 रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए हैं, या भारत के कौन से यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर सबसे ज्यादा पब्लिश हुए हैं, मतलब जिनको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया, बुक्स में आया जी,
जिसको पब्लिकेशंस ने बड़े पब्लिश किया हो, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस या पेंगुइन वगैरह टाइप का कोई बड़ा पब्लिकेशन पब्लिश किया हो, जी, कितने परसेंट और यूनिवर्सिटीज के हो, कितने परसेंट जेएनयू के हैं। तो बिल्कुल। इससे तो ये साबित हो जाता है कि जेएनयू में लोग पढ़ने जाते हैं। जेएनयू में मैं जाता था, आप रात में जेएनयू कैंपस बिल्कुल फ्री, आप कोई फ्रेंड जा सकता है, कोई देयर इज नो इशू। जी, जी। मैं गया था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे वहाँ पर मैं जाता था। लाइब्रेरी में लोगों के पास सीटें नहीं होती बैठने के लिए। अच्छा। लोग बुक्स जो है लेकर के ग्राउंड पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, ये- सुबह 4:30 से 5 बजे तक पढ़ रहे होते हैं, सुबह तक। सुबह तक। जो आप कह रहे हैं 11 बजे तक आ जाना है, एक रिसर्च पेपर वाला जेएनयू में 8 घंटे पढ़ता है। 8 घंटे? एक्सक्लूडिंग क्लास। मतलब पूरा समाजवाद चाट जाएंगे, पूरा कम्युनिज्म पढ़ जाएंगे, पूरा आपके जितने दीनदयाल ये रोज का वो है, दीनदयाल उपाध्याय आइडियोलॉजी तीनों पढ़ जाते हैं, जितने आइडियोलॉजीज हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। हर विचारधारा को पढ़ा जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि आप उसके स्टूडेंट, वहाँ लैंग्वेज का स्टूडेंट भी इनको पढ़ता है कि सोशलिज्म क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या लिखा, गोलवलकर ने क्या लिखा। नहीं, लेकिन बोला जाता है कि नहीं, आपने कभी सुना है कि गोलवलकर की किताब निकाल दी गई हो? नहीं, आपने कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किताब निकाल दी? कभी सब बच्चे सबको पढ़ रहे हैं। आम नैरेटिव ये कहता है कि जेएनयू में माओ, लेनिन और मार्क्स को ज्यादा पढ़ाया जाता है, चे गुवेरा को पढ़ाया जाता है, देश को नहीं पढ़ाया जाता। आपके पास इसका सवाल जवाब करना चाहिए ना आदमी को। आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक्सेस कर सकते हो जी, आप खोल के देखो, अगर वो सिलेबस का पार्ट है तो रिलेवेंट होगा। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, अगर कोई सोशल साइंस पढ़ रहा है, तो उसको डिफरेंट आइडियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। बिल्कुल। भारत में क्या है? इंडियन डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी सिस्टम। सभी को। अमेरिका क्या है? 2 पार्टी सिस्टम है, वहां पर 2 ही तरह के पार्टी होंगी। सिंगल पार्टी सिस्टम चाइना जो है, चाइना वगैरह में खाली कम्युनिस्ट है। तो इंडियन डेमोक्रेसी, उसका जो नेचर है, अगर आप पढ़ें इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में और सोशल पर्सपेक्टिव में उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो वहां पर कहा था नहीं, पढ़ाया नहीं जाता। इंडियन डेमोक्रेसी ही मल्टी पार्टी सिस्टम पे है। अच्छा। कि यहाँ पर हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग हैं। हाँ। हर जगह की लैंग्वेज, हर आइडियोलॉजी को जो है वो जगह दी जाती है। की रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए हर आदमी हर नजरिए से सोचेगा। तो यहाँ पर कोई एक मतलब ये बात क्लियर हो गई कि सिर्फ लेफ्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ हमारे संविधान निर्माताओं ने डेमोक्रेसी में ये लिखा कि मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी भी, मैं क्या कह रहा हूँ जी जी, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी भी है, भारत में भारतीय जनता पार्टी भी है, भारत में कांग्रेस भी है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज की पार्टी है। बिल्कुल। वो सब चुनाव लड़ती हैं। वो सब चुनाव कैसे लड़ती हैं? क्योंकि चुनाव आयोग उनको लड़ने देता है। चुनाव आयोग क्यों लड़ने देता है? क्योंकि वो संवैधानिक है, संविधान के आधार पर फिट है। अगर यहाँ पर लेनिन के नाम की आइडियोलॉजी के से लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो लेनिन को पढ़ने क्यों नहीं सकते? मैंने पढ़ा है लेनिन को, मैंने चे गुवेरा को पढ़ा है। क्या प्रॉब्लम है चे गुवेरा को पढ़ने में? नहीं, वो ये कहते हैं कि ये विदेश के लोग हैं, आपको इनके पढ़ने से देश को क्या फायदा होगा, ऐसा सवाल पूछा जाता है। देश को भाई इतिहास पढ़ने से देश को फायदा नहीं होता। वो कहते हैं कि मतलब उनका आप ये अनपढ़ लोग ही कह सकते हैं कि पढ़ने से क्या फायदा होगा। ये क्या क्वेश्चन हुआ कि पढ़ने से क्या फायदा होगा? ये अनपढ़ लोग, ये सवाल है, सवाल अनपढ़ों का ही है भैया। आप सोशल मीडिया पे जितने लोग ऐसा पूछ रहे हैं सब नहीं, वो नाम के आगे डॉक्टर और इंजीनियर लगाते हैं, उन लोगों का सवाल है। कुछ नहीं डॉक्टर इंजीनियर लगाते हैं, वो सभी वही डॉक्टर इंजीनियर हैं जो अभी बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं। मैं आपको इतना स्पष्ट कह रहा हूँ कि भाई लेनिन को तब पढ़ा जाएगा जब वो सिलेबस के पार्ट हो जी। चे गुवेरा को लैंग्वेज में पढ़ाएगा जी। लैंग्वेज में शेक्सपियर पढ़ोगे आप, मैं इंग्लिश लिटरेचर में आप क्या पढ़ोगे? शेक्सपियर पढ़ोगे ना। लगभग सभी चीजें जो मतलब शेक्सपियर है, विलियम टेल है, सभी को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ओपन टू ऑल है। सेंट्रल लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, उसमें बहुत सारी बुक्स है। आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, आप जाके लेनिन की किताब उठा के पढ़ने लग जाओगे और रशियन क्रांति के बारे में जानने लग जाओगे, तो कौन आपको आके रोक देगा? ये आपका राइट है। बिल्कुल। वहाँ पर लोग पढ़ते हैं। तो ये नैरेटिव मीडिया ने सेट किया है। आप जेएनयू, जो लोग उनको समस्या है, जेएनयू वाले से मिले, बात करें, समझ में आ जाएगा जी। मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ और फिर इसी चर्चा को जारी रखेंगे। राजस्थान के एक विधायक जी थे, अब उनका नाम नहीं लिया जाएगा, बड़ी मोटी मूछें उनकी। उन्होंने कहा था कि जेएनयू जाइए तो वहाँ बियर की बोतल, कंडोम के पैकेट्स और अश्लील सामग्री मिलती है। कंडोम इस देश में अश्लील है, ये उन्होंने कहा था कि जेएनयू के कोने, बीजेपी के विधायक हैं, काफी सीनियर विधायक, गौरक्षक से भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बता देता हूँ, कंडोम का प्रचार करना नहीं, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल्स हैं वहाँ पर ना भाई जी, और उनको अगर वहाँ पर कॉन्डम दिखाई दे रहा है तो वो कॉन्डम किसी का निजी मामला हो सकता है ना भाई। प्राइवेट, भारत के संविधान आपको प्राइवेसी का देता है अधिकार कि नहीं देता? फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी देता है। पर शिक्षा संस्थान में इस तरह की चीजें, किस तरह की चीजें? बियर की बोतल्स और कंडोम के पैकेट्स, ये उनका सवाल भी था, उसी पर अपन नैरो सवाल है बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कंजर्वेटिव क्वेश्चन है
जी। बियर की बोतल शिक्षा संस्थान में अगर उन्होंने देखी जी तो इसके लिए कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना कार्रवाई करेगा। उनके कुछ नॉर्म्स होंगे कि यहाँ स्मोकिंग नहीं होगी, यहाँ दारू नहीं पी जाएगी, यहाँ बियर नहीं पिया जाएगा। और अगर उनको दिखा होगा तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करे। जी। इसका मतलब ये नहीं बच्चों भगा दे। और मैं एक चैनल को भी कोट करना चाह रहा हूँ कि एनडीटीवी के प्राइम टाइम पर रवीश कुमार ने जब इस चीज़ को प्रेजेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि विधायक जी जो हैं वो क्या डस्टबिन ढूंढने गए थे और एक एक चीज़ को निकाल निकाल के देख रहे थे, और उन्होंने कोट किया था। नहीं, हमको ये बता दीजिए कि संसद में बैठ करके लोग पॉर्न देखते हैं? कर्नाटक असेंबली उन्हीं के पार्टी के उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है साहब। क्या क्या बोल रहे हो आप? क्या लोग प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं हिपोक्रेसी की सीमा होती है। गजब है सर अगले सवाल की तरफ। कॉन्डम का विरोध करोगे इस देश में, परिवार नियोजन को बढ़ने नहीं दोगे। अरे कॉन्डम को यूनिवर्सिटीज में नहीं, स्कूल में भी दिखाना चाहिए कि कॉन्डम होता है। चलिए अगला सवाल और मुख्य सवाल, 40 साल वाले जेएनयू में पढ़ सकते हैं? काहे नहीं पढ़ सकते? जाइए ना आप, हम भी जाएंगे। तो कह रहे हैं कि भाई 40 साल वाला क्यों पढ़ रहा है? 40 साल वाला पढ़ के क्या मतलब? क्योंकि 40 साल वाला इसलिए पढ़ रहा है कि जो उनका 18 साल का लड़का है, जब बड़ा हो 22 साल का हो तो 40 साल वाले की लिखी हुई किताब पढ़ पाए, कुछ समझ पाए। नहीं तो ये सही मानते हैं इसको आप? बिल्कुल सही मानता हूँ भाई। वो पढ़ेगा तभी अपने अनुभव के आधार पर किताब लिखेगा, तभी उसको नौजवान पढ़ेगा। जी। पढ़ने का मतलब क्या है? टू डिस्कवर समथिंग ना। अब न्यूटन कह दे कि नहीं, न्यूटन अगर कह देता, लॉजिक देखिए ना, न्यूटन कह देता कि नहीं हम 40 साल के हो गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो आपको मिलता ग्रेविटी। आज दर्शकों को सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, और मुझे लगता है 3 सवालों के जवाब आप दे चुके हैं। उम्र का पड़ाव, सब्सिडी और सब लॉजिकल क्वेश्चन और लॉजिकल। बिल्कुल, आपने जवाब बहुत अच्छे से दिया। अगर सोचा होता कि हम 40 साल के हैं तो आपको ग्रेविटी कैसे मिलता? या उन्होंने तो और मेरे ख्याल से उन्होंने बाद में रिसर्च की। एडिसन साहब ने भी जो है वो 40-45 के बाद ही उन्होंने रिसर्च। देखिए अभी जो हमारे डेथ हुए हैं, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जी जी, क्या नाम था उनका, जो बीच में अभी आप बताइए नाम, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? जी, उनका नाम स्टीफन हॉकिंस। जी, स्टीफन हॉकिंस, क्वांटम थ्योरी दी जी। उन्होंने भाई साहब उम्र को देखा, आज तक उनके रिसर्च लोग पढ़ते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, उनकी डिस्कवर की हुई चीजें, लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ, तब तक रिसर्च किया। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। जब तक और पढ़ने का मतलब है टू डिस्कवर समथिंग, बिल्कुल खोजना, बिल्कुल, टू गो फ्रॉम अननोन टू नोन, अननोन से नोन की तरफ जाना पड़ना। कुछ उपलब्धियों की बात करना चाहेंगे आपसे जेएनयू की। जेएनयू को लेकर एक आम धारणा तो आपसे सवाल जवाब कर लिया, उपलब्धि कितनी है जेएनयू की? अभी नोबेल मिला बनर्जी साहब को। कहाँ के? जेएनयू से पास आउट है। ठीक है, भारत के सब दूर मत जाइए जी। उपलब्धि देखिए, भारत की वित्त मंत्री कहाँ के पढ़ी है? निर्मला सीतारमण, वो भी जेएनयू से हैं। जयशंकर साहब भी जेएनयू से हैं। ठीक है, कैबिनेट उठा के चेक करिए इनका। जी। सेक्रेटरी उठा के चेक करिए जी, कितने % जेएनयू है ना, समझ में नहीं आएगा। पहली चीज अचीवमेंट की बात अगर की जाएगी, जेएनयू ने भारत को वो दिया है, ऐसे ऐसे शोध दिए हैं जी, लिटरेचर और लैंग्वेज की ऐसी समझ दी है। जेएनयू की उपलब्धि स्वरा भास्कर इतनी बड़ी अच्छी एक्टर, बिल्कुल। जेएनयू की बहुत सारे एलुमनाइज हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और जेएनयू ने इस देश को जो दिया है किसी और शिक्षा संस्थान ने नहीं दिया है। बीएचयू दिया करता था, लेकिन अब उसकी भी हालत ठीक नहीं है। विवाद हम देख रहे हैं बीएचयू में जो चल रहा है, वो अलग मुद्दा है, खैर उस पे तो भी। जी जी। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि भाई जेएनयू की लाल दीवारों में ऐसा क्या है कि वहां पर जो जाता है एक बागीपन आ जाता है, मतलब जो व्यक्ति रेबेल हो जाता है सरकार से, और जो एक हम आज़ादी बड़ा चलता है वहां पर सरकार से। ये चीजें क्या है? देखिए, सरकार की नाफरमानी, ठीक है, ये कब हुआ था? कुछ थोड़ा उसको नारे में आप अगर बताएं तो दर्शक जो है, बताना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जी जी, वैसे मैं बाहर इंडिविजुअली बता सकता हूँ। नहीं, आप उनके थॉट्स को अगर बता पाएं, आप अपने अंदाज में बताइए। कहते हैं आज़ादी जी, तो आज़ादी शब्द से आपको इतनी समस्या क्यों है? जी, आज़ादी शब्द अगर हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया होता तो 1947 में हमको नहीं, आज़ादी सबसे चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। नहीं, वो कहते हैं देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। आज़ादी ही सुनाई देता है, उससे पहले वाला नहीं सुनाई देता जी। तुमको लगता है, इसलिए तो क्वेश्चन करते हैं किस चीज से आज़ादी, किस चीज से आज़ादी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही, किस चीज से आज़ादी चाहिए, किस चीज से चाहिए? तो आज उससे पहले वाला सेंटेंस तो आप सुनते नहीं है, तो आपको एक शब्द सुनाई देता है आज़ादी, जो कि बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत प्रोग्रेसिव शब्द है। जी, ठीक है, अब किस चीज से आज़ादी? वो कहते हैं भैया भुखमरी से आज़ादी, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं भाई,
भाई भूख से तड़प के इस देश में कितना बच्चे मरते हैं उसका डेटा आप देख लीजिए। बिल्कुल बहुत। परिवार कल्याण विभाग और के डेटा मैं बिल्कुल बताना भी चाहता हूँ कि अभी इंडेक्स में जो है 110वां स्थान 110वां भारत को स्थान मिला, मिला। मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति हमसे बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये हम यूएनडीपी का जो इंडेक्स बनाया गया जी उसमें बता रहे हैं। जी। तो इसमें हम जो कह रहे हैं कि भुखमरी से आज़ादी वो लोग कह रहे हैं, तो उनमें क्या समस्या आ रही है किसी को? पहली चीज़ उन्हें कहते हैं गरीबी से आज़ादी जी, उन्हें कहते हैं जातिवाद से आज़ादी, वो कहते हैं छुआछूत से आज़ादी, वो कहते हैं धर्मवाद से आज़ादी। अब वो चूंकि पॉलिटिकल हर आदमी का अपना आइडियोलॉजी होता है, पत्रकार हम पॉलिटिकल नहीं हो जाएंगे, तो आपका आइडियोलॉजी होता है। आपका अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो बीजेपी का विरोध करेंगे, अन्य पार्टी का विरोध करेंगे। अगर मैं बीजेपी का हूँगा तो मैं अन्य पार्टी का विरोध करूंगा, अपने पार्टी का समर्थन करूंगा। अगर मैं उस आइडियोलॉजी से हूँ तो एज ए स्टूडेंट अगर मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ तो उन लोग कुछ लोग उसमें राजद के होते हैं। जो स्टूडेंट यूनियन की बात होती है, स्टूडेंट यूनियन तो पार्टी के सिंबल पे बिल्कुल सही बात, चुनाव लड़ रहा है ना, सिंबल नहीं हो रहा है, तो नाम तो हो रहा है ना उसका, उसके साथ कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा से है, कुछ राइट विंग एबीवीपी है कि नहीं? एबीवीपी यहाँ पर चुनाव लड़ती, भले हार जाती है लेकिन लड़ती तो है ना। तो ये सब जो 3-4 लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल नारे लगाते हैं। जब इससे आगे बढ़ते हैं, भुखमरी, गरीबी, धर्मवाद, जातिवाद, छुआछूत से आगे बढ़ते हैं तो बोल देते हैं संघवाद से आजादी। वो उनका पॉलिटिकल स्टैंड। अगर इस देश में किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि अपने पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ वो नारे लगाए, अपने विचारधारा के खिलाफ नहीं, बिल्कुल है अधिकार, नारे न लगाए, बिल्कुल सरकार के खिलाफ लगा सकते हैं आप सरकार के खिलाफ लगा सकते हैं। कुछ लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजते हैं कि सर सरकार के खिलाफ नारे लगाना देशद्रोह है, तो ऐसा नहीं है। पांडे मारा गया जी, इतने भयानक तरह से उसको सब लोगों ने उसको मतलब ब्रुटैलिटी आप देख लीजिए कि पुलिस ने मारा। और हमने उसने कल नारा लगाया, उसने मीडिया के सामने नारा लगाया वो उसने बोला कि ब्राह्मणवाद से आजादी, 3 बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया, 3 बार उसने रिपीट किया। ही इज हिमसेल्फ अ ब्राह्मण। शशि भूषण खुद ब्राह्मण है, पांडे, लेकिन ब्राह्मणवाद से मतलब ब्राह्मण से नहीं है। वो समद या सनद कुछ लिखते अपने नाम। ब्राह्मणवाद से मतलब ब्राह्मण से नहीं। विवेक पांडे अभी ब्राह्मण जी। इसका मतलब मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ। जब मैं ब्राह्मण्यम की बात करता हूँ, ब्राह्मणवाद की बात करता हूँ, सामंतवाद दरअसल मैं फ्यूडल सिस्टम जो देश का है उस पर अटैक करता हूँ। सामंतवाद से दिक्कत है, ब्राह्मण से दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि जेडीयू जो है वो अब जो है बिल्कुल एकदम एक अड्डा बन गया है। एक अड्डा बन गया है कि राजनीति का अड्डा है, एक अड्डा है जहाँ पर जो है वो देश की भावनाएं तोड़ी जाती हैं, भावनाएं आहत की जाती हैं। आज तक एक मामला 2016 के बाद से कोई अगर आया बताइए, या उससे और वो भी संदेह के घेरे में, वो 2016 में वो भी संदेह के घेरे में। सीआरपीसी के नियमों के तहत किसी मामले में 84 डेज में आपको चार्जशीट करनी होती है जी, सीआरपीसी के नियम जी, क्रिमिनल केसेस में। बिल्कुल, सेडेशन इज अ क्रिमिनल केस। बिल्कुल, कन्हैया कुंवर के ऊपर दिल्ली पुलिस ने लगाया, एफआईआर किया, चार्जशीट दायर नहीं की, चार्जशीट दायर नहीं की। कोर्ट ने कहा भाई आप चार्जशीट नहीं लेके आए हो जी, आप इनको इंटरव्यू जमानत अभी मैं दे रहा हूँ, संतुष्ट नहीं हो, चार्जशीट फाइल करो जल्दी जी। उन्होंने कहा 84 दिन होता है, तो चलिए ठीक है। इसमें कितना बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर दिए कि आप 3 साल बाद चार्जशीट फाइल कर रहे हो। सही बात है। और 3 साल बाद आपने चार्जशीट फाइल किया तो उसमें जो है अदालत ने इग्नोर कर दिया। आज तक कभी तलब नहीं किया उमर खालिद कन्हैया कुमार। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप चार्जशीट नहीं लगा पा रहे हो तो लाइए आप हमको, हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी बात कन्वर्सेशन हमारी पार्लियामेंट्री है, हम लोग इस सब तरह से बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई गाली डाल दे आपको, मैं डाल दूंगा, एडिटिंग कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पांडे जी मुझे एडिटिंग आती है, आप उस क्षेत्र के नहीं हो, लेकिन मैं अगर एडिट कर दूं वीडियो और आपको उसमें गाली डाल दूं तो आपको पता नहीं चलेगा। इतने मतलब शार्पनेस के साथ हो जाती है। तो ये चीजें सबसे पहले जीनियस पे दिखाई गई, नाम लेके बोल सकते हैं हम लोग। तो जिस चीज में कोर्ट को चार्जशीट नहीं मिली है उस चीज पे जजमेंट देने वाले हम कौन है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि राम मंदिर पे जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और ये संबित पात्रा साहब आते हैं, अरे न्यायपालिका पे मुल्ला तेरे को न्यायपालिका पे यकीन नहीं है। एक तरफ आप न्यायपालिका को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, जिस न्यायपालिका ने उसको इंटरिम जमानत दी। इतना हिपोक्रेसी काहे को भाई, किससे? शायद चुनाव लड़ने और जीतने के लिए। तो अगर आप पॉलिटिक्स करो तो ठीक, अगर जेएनयू के अंदर से पॉलिटिक्स हो रही तो गलत है। इंस्टीट्यूट में अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, स्टूडेंट यूनियन क्या होता है? छात्रों की मांग होनी चाहिए, हर चीज का यूनियन होता है। बिल्कुल, छात्रों के शोषण को रोकने के लिए, उनकी मांगे पूरी करने के लिए स्टूडेंट यूनियन बनाया गया। उसकी धारणा यही है। बिल्कुल, मजदूर यूनियन है इस देश में, रेलवे का यूनियन है, डाक वालों का यूनियन है, स्टूडेंट का भी यूनियन है, यूनिवर्सिटी वाइज है। नहीं, वो कहते हैं कि आप पढ़ाई करिए ना, राजनीति में क्यों आ रहे हैं भाई? क्यों ना करें? वो कहते हैं आप पढ़ो, पढ़ाई करो। अरे यार क्या पढ़ो, घंटा पढ़े आदमी, अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या पढ़ेगा? बताइए ना जी। पॉलिटिक्स इज इटसेल्फ स्टडी। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना और हारना, अलग अपनी अपनी बातें कहना एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है।
इससे आपको पता चलता है कि कैसे चुनाव होते हैं, चुनाव के मतलब क्या होते हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे लीडर बनना है, कैसे लीड करना है। ये लीड करना, लीडर बनना क्या आपके एजुकेशन का हिस्सा नहीं हो सकता? बिल्कुल होता आप जब पढ़ते हो कि एक किताब लॉन्च कर देते हैं ये लोग, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, कैपिटलिस्टिक लोग जो हैं, माइंडसेट के लोग, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं कि हम आपको आकर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाएंगे। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हो कि लीड करना सीखो, बी अ गुड लीडर। आप रिज्यूमे में लिखते हो कि आई एम अ गुड लीडर, मैं अच्छा टीम लीडर हूँ, मैं अच्छा लीड कर लूंगा, ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाऊंगा। तो ये लीड करने की क्वालिटी अगर एजुकेशन लेवल से नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? आप कैपिटलिस्टिक लोग यहाँ पर दुकान खोल के बैठोगे और 5-5 लाख रुपए में वो बेचोगे जो उनको फ्री में वहां मिल रहा है। ये फर्जी की जो तर्क है ना, उसको अपने पास रखे संबित पात्रा और बीजेपी वाले, ये कोई बात नहीं है। और पत्रकार इस पे बात नहीं कर सकता, ना तो सुधीर चौधरी बात कर सकते हैं, ना इस पे अर्नब गोस्वामी बात कर सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं 10 रुपए से 300 हो गई। भाई 10 रुपए से 300 प्राइम टाइम में चला रहे हैं, 10 रुपए से 300 होना क्या दिक्कत है? और वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, हम आपको बता दें कि ये इसलिए आ गए कि 40 रुपए बढ़ गया, धोबी का चार्ज 25 रुपए बढ़ गया। मैं सुधीर चौधरी से पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में जी जुग्गी में जो आदमी रह रहा है, जो रोज रेडी लगाता है जी, उसका एक बच्चा निकलता है, 12th पास करता है, उसको जेएनयू में एडमिशन मिल जाता है जी, वो कैसे देगा पैसा? और सवाल 10 रुपए से 300 का नहीं है। सुधीर चौधरी इतने कंजर्वेटिव तो आप 2014 से पहले नहीं थे क्या? नहीं, 2014 से पहले थे कंजर्वेटिव, अब हो कैसे गए इतने कंजर्वेटिव? ये सवाल 10 रुपए से 300 का है ही नहीं, ये सवाल है शिक्षा के अधिकारों का। आप उसको 10 और 300 कर रहे हो। इतना खाली तो पत्रकार हो ही नहीं सकता, और सुधीर चौधरी इतने खाली तो है नहीं। 2014 के बाद ऐसे कैसा हो गया भैया कि आपके दिमाग को मोदी जाके चुरा ले गए? नहीं, आप बिक चुके हैं, या आप जो है अपने मालिक के सामने घुटने टेक चुके हैं। आप नहीं बन सकते पुण्य प्रसन्न वाजपेयी। तो ये आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप लगा रहा हूँ, पत्रकार हूँ, पत्रकारिता को बेच दिया है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट। जी, मेरी ड्यूटी है। चलिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बीते 3 दिनों में हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई करी, और दिल्ली पुलिस द्वारा जो है छात्रों को मारा गया। छात्रों ने बाकायदा एक पीसी करके ये जानकारी दी कि झड़प जो है उसको दिल्ली पुलिस ने और बढ़ावा दिया, और जो है मतलब गुट बनाकर 3-3, 4-4 का, और एक लड़के को जो है मारा है। कितना जरूरी था? मतलब छात्रों को आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको एक सलाह दे देते हैं। क्या उम्मीद करते हैं जिस देश की का सरकार जी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के चेयरपर्सन के सामने जी, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जी के सामने खड़े होकर के गुस्सा करने लग जाए, विपक्ष को डांटने लग जाए? किस बात को लेकर आप बता रहे हैं? किसी भी बात को लेकर, उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है। ये 370 को लेकर हो, किसी भी मुद्दे पर, कश्मीर मुद्दे पे तो बिल्कुल देशों को कश्मीर तो अमित शाह जंप 10 फुट ऊपर फिर नीचे। गृह मंत्री देश का गृह मंत्री जानते हैं कौन था जिसके नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं? जी, वल्लभ भाई पटेल। इतने सौम्य, शालीन, लौह पुरुष। ऐसे थोड़ी होता है कि पार्लियामेंट में आप जो है चिल्लाने लग जाए, गुस्सा करने लग जाए। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि हमने एक ऐसा स्वर्णिम फैसला लाया है कि कोई सोच नहीं सकता। तो ठीक है, तो सौम्यता से जवाब दीजिए ना जी। ये क्या होता है चिल्लाने लग जाइए? जिस देश का गृह मंत्री के अंदर जो है बर्दाश्त करने की क्षमता ना हो, सुनने की क्षमता, जिस देश के गृह मंत्री के अंदर सौम्यता ना हो, जिस देश के गृह मंत्री के अंदर नम्रता ना हो, जिस देश का गृह मंत्री शॉर्ट टेम्पर हो, शब्दों पे गौर करिए जी, उस देश के शॉर्ट टेम्पर मतलब क्या होता है? थोड़े में गुस्सा आके शांत हो जाना। अच्छा। देखते नहीं उनका रिएक्शन, मैं तो उनको नोटिस करता हूँ। जिस देश का गृह मंत्री शॉर्ट नेचुरल, एक नेचर हो गया उनका, नेचर होगा, उनको दूर करना चाहिए, योगा करना चाहिए। योगा का प्रचार खूब करते नहीं प्राणायाम सुबह उठ करके करोगे तो हेल्थ भी ठीक रहेगा, जो हैवी शरीर हो पड़ी उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, गुस्सा भी कम आएगा। गृह मंत्री साहब अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वो नहीं देखेंगे, उनके लोग देखें, पहुंचा दें उन तक, कोई दिक्कत नहीं जी जी। तो अगर जिस देश का गृह मंत्री इतना शॉर्ट टेम्पर हो, उस देश के गृह मंत्री के अंडर में पुलिस काम कर रही पुलिस कैसे बिहेव करेगी जी? वो फोन करके पूछने की भी जरूरत नहीं है उनको क्या करना है, पहले से उनको पता है ट्रिगर दबा हुआ है, वो मार रहे लोग। दिल्ली पुलिस, जान लीजिए किसी रेवोल्यूशन को मार के नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ। कोई रेवोल्यूशनरी, अगर अपने आपको उज्जैनी वाले क्रांतिकारी कहते हैं तो कोई रेवोल्यूशनरी मार खाने के लिए सबसे पहले तैयार रहता है। मेन स्ट्रीम मीडिया का विरोध किया गया, वहां पे बकायदा नाम लेकर विरोध किया गया। संपादकों को सुनिए तो, संपादकों को हाय के नारे लगाए गए। कलमकारों के लिए जेएनयू का ऐसा रुख सही है क्या? आप बताइए, कलमकारों के लिए जेएनयू का रुख, भाई वो भी तो अपनी ड्यूटी करने गए ना, आप क्यों भगा रहे हैं? भाई आप हमको ये बताइए, जिस चैनल की बात आप कर रहे हैं, जिस चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी ना, हम संपादक हैं, आप हमारे यहाँ जो है हेड हैं, कंटेंट हेड हैं, तो आप ना लें, लेकिन हम मतलब कुछ चैनलों का उन्होंने नाम लिया, कुछ संपादकों का नाम लिया। टीवी की उन्होंने बात की, जी न्यूज़ को उनको भगाया,
रिपब्लिक भारत में अर्णव गोस्वामी 9 बजे रात में बैठते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते हैं, खुद ही बोलना है उनको, और 9 बजे तक वो कुछ उनको, आपको लगता है कि कलमकार है? वो सीनियर पत्रकार हैं इस देश में कलमकार गणेश शंकर, देश के सीनियर पत्रकार हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी थे जी। इस देश के कलमकार महात्मा गांधी थे, इस देश के कलमकार ने हरिजन लिखा, स्वराज लिखा, पेरियार थे, लोकमान्य तिलक थे, लोकमान्य तिलक थे। इस देश के कलमकार ऐसे नहीं होते कि बैठा लो 4 लोगों को और लगाए लोगों बोलने, किसी को बोलने मत दो, और इतना ज्यादा पत्रकार से कब प्रवक्ता बन जाओ तो पता नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। इस देश का पत्रकार जो 10 रुपए और 300 रुपए को कंपेयर कर रहा हो, इस देश का पत्रकार जो बैठ के बोल रहा हो कि आईआईटी की फीस बढ़ गई, आईआईटी के बच्चों ने कुछ नहीं चू तक नहीं करी, चू तक नहीं की, जेएनयू वाले नारे क्यों लगा रहे हैं? और जबकि आपको मोटिवेट करना चाहिए कि आईआईटी का बच्चा भी नारे लगाए। जबकि आपने विषय छेड़ा है तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पत्रकारों का 11 विषय कंप्लीट कर दूं। जी। जिस देश में पत्रकारिता इस तरह से हो रही, जी, जिस देश का पत्रकार सुदर्शन टीवी के एडिटर साहब तलवार लेके 4 एंकर के साथ बीच में खड़े होते हैं और कहते हैं, नारे लगाते हैं, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, उसके साथ नरेंद्र मोदी साहब स्टेज शेयर करते हैं। जिस देश का पत्रकार जो है जी, जिस चैनल की आप बात कर रहे हो, बीजेपी का राज्यसभा सांसद है, उस देश का पत्रकार जेएनयू के खिलाफ इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहा है, जी, और वहां पर उनको हम कलमकार समझेगा, जेएनयू वाले कलमकार समझेंगे। क्या बात कर रहे हैं जी। कलमकार? नहीं, उस मामले में भी आप बताइए, प्रिंट के किसी, आप बताइए लल्लन टॉप का किसी ने विरोध किया? सौरभ भैया गए वहां पर, अगर जाते तो उनका किसी विरोध करता? बताइए जी। ललन टॉप का कोई विरोध करता? आप वहां पर बताइए, प्रिंट का विरोध किया गया, वहां पर क्विंटन रिपोर्टिंग की विरोध किया गया, वहां पर वायर रिपोर्टिंग कल करके ले आए, वो क्या नाम है उनका भाई साहब का, वायर से अविचल दुबे साहब, वो लेके आए, उन्होंने रिपोर्ट किया, अपने रिपोर्टर कल वहां पर जा रहे हैं, तो वहां पर कोई रिपोर्ट उनका विरोध करेगा? आप कलमकार रहोगे, सम्मान किया जाएगा, क्योंकि वो लोग कलम वाले ही लोग हैं, उनको पता है कलम क्या होती है, और कलम के नाम, कलम लिए हो, कलम के अंदर तलवार छुपी हुई है, कुछ निब के अंदर। कुछ मीडिया के रिपोर्टर्स ने ये आरोप लगाया कि उनके साथ बदसुल्की की गई, जेएनयू वालों ने उनको हैरास किया गया। आरोप तो इस देश में ये लगाया जा रहा है जेएनयू वाले आतंकवादी हैं, मान थोड़ी लिया जाएगा ना। हैरास किया गया, एफआईआर लॉन्च करिए, पुलिस आपकी है, जिनका आप गुणगान कर रहे हो उन्हीं की ना पुलिस है, करिए लॉन्च, सीसीटीवी फुटेज चेक होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, पकड़ के अंदर किया जाएगा, लगाओ चार्जशीट, क्या दिक्कत? सही। अभी तो 3 साल में एक चार्जशीट आपसे दिल्ली पुलिस से फाइल नहीं हुई, और फर्जी आप आरोप लगा रहे हो उस मामले को लेकर अभी तक। तो उससे क्या सरकार को फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा है, सरकार एक और जेपी पैदा करना चाह रही है, मैं आपको बता रहा हूं। जी। जयप्रकाश नारायण है, आपको पता ही है जी। ये इस तरह से काम एक रेवोल्यूशन को, एक क्रांति को जन्म देती है, और किसी भी मतलब डेमोक्रेसी को जब आप हाईजैक करोगे, जी जी, तो एक बहुत नेचुरल एस्पेक्ट है, बहुत नेचुरल उस पहलू है इस डेमोक्रेसी का, कि जब आप बहुत ज्यादा किसी डेमोक्रेसी को हैरेस करने लग जाओगे, उसको हाईजैक करने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं से कोई रिवेल निकलेगा, और वो जो लोग, जो सोशलिस्ट समाज है, उनको मिलकर के एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाता है, जैसे जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ है, जेपी मूवमेंट, इंदिरा गांधी के यही किया था, अंधों पे लाठी चलवाई था, ये भी वही कर रहे हैं, अंधों पे लाठी चलवा, अंधों पे लाठी चलाई। शशि भूषण पांडे को जिस तरीके से मारा गया, उसके कहने के बावजूद वो बंदा कह रहा है कि भाई मैं जो है दिव्यांग हूँ, मुझको नहीं दिखाई दे सकता, और फिर भी उसके बावजूद उसको मारा गया। सारे प्रश्न हो गए, कुछ बाकी है? बिल्कुल। तो जेएनयू को लेकर आज हमने सवाल जवाब की इस कड़ी में हर तरह के सवाल पूछे, राइट विंग के सवाल, लेफ्ट विंग के सवाल, ट्विटर पर दनादन आने वाले सवाल, और लगभग लगता है हर सवाल का जवाब आपको आजीत जी द्वारा मिल गया होगा। अगर कुछ और सवाल आपके बच गए हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। जेएनयू की इस खास एपिसोड को, गाली बकने वाले लोगों को लिए कोई मुझे तकलीफ नहीं है, आप बकते रहें। ट्रोलर्स, गाली छोड़ करके मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, उनके जवाब अगले दिन दे देता हूँ। ट्रोलर्स के लिए बोला है। और जेएनयू की इस खास एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।